स्वागत है दोस्तों आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट्स को देखेंगे। ये डेट्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 1905 से 1910 तक के जितना भी हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाए गए जितने भी डेट हैं सभी डेटों को बारीक से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो डेट ब्रिटिश साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूती दी है, साथ ही साथ जो हमारा विप्लव क्रांतिकारी लोग हैं उन लोगों की भी मजबूती पहुंचाई है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ था। बंगाल डिवाइडेशन। बंगाल डिवाइडेशन का टाइम जो हमारे देश के वायसराय थे उनका नाम लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन थे। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेनोर है 1899 से लेकर 1905 तक का है। इस समय में लॉर्ड कर्जन सिर्फ बंगाल डिवाइडेशन ही नहीं किया था, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे यंग हस्बैंड्स जो मूवमेंट है वो चलाए थे, मिशन, कलकत्ता में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खोली थी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका स्थापना किया था। साथ ही साथ क्या किया था, 1905 में हमारा जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ये बहुत सारे हमारा इम्पोर्टेंट इवेंट्स लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ही वो पर्सन है जो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का गठन किया था, इन बनवाया था, ठीक है। तो ये बंगाल डिवाइडेशन होने का मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था, रीजन जो था वो था कि बंगाल में ही सबसे ज्यादा अंग्रेजों को खिलाफ, यानी अंग्रेजों लोग के खिलाफ सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन होते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इस बंगाल प्रांत को, यानी बंगाल जो प्रोविंस है, प्रेसिडेंसी जो है, इसको अगर हम तोड़ देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो जो इन क्रांतिकारियों के जो यूनिटी है उस यूनिटी में हम रोक लगा सकते हैं। इसलिए 1903 में ही बंगाल डिवाइडेशन का बात उठा था कि 1903 में ही बंगाल डिवाइडेशन कर देंगे, लेकिन ये करते करते एक एक्ट बनाकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल डिवाइडेशन किया गया। अब जब बंगाल डिवाइडेशन किया गया तो बंगाल डिवाइडेशन का विरोध करने के लिए कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए पूरे देश में, और हमारे बंगाल, खासकर जो बंगाल है वहां सबसे ज्यादा क्या हुआ, आंदोलन चालू हो गया कि हम बंगाल को विभाजन करने नहीं देंगे। जब लॉर्ड कर्जन से पूछा गया कि तुम बंगाल विभाजन क्यों करना चाहते हो, तो लॉर्ड कर्जन का कहना था कि जो बंगाल प्रांत है, जो प्रोविंस है, ये बहुत बड़ा प्रांत है। मुझे प्रशासनिक जो काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है, वो करने में मुझे दिक्कत हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए मैं इसे छोटा छोटा भागों में बांट देना चाहता हूँ, या 2 हिस्सा में बांट देना चाहता हूँ, ताकि हम अपना जो प्रशासनिक काम है मैं उसे आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन इसका पीछे चाहते हैं तो ये एक तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसका प्रशासनिक काम करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रांत है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में, इसलिए मैं बंगाल को डिवाइड करना चाहता हूँ, 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क दिया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा, वो है कि बंगाल में एक यूनिटी था, हिंदू मुस्लिम सिख ये जितने भी हैं लोग सब मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए स्वदेशी आंदोलन में, उस टाइम तो स्वदेशी आंदोलन था ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली स्वदेशी आंदोलन था। उस स्वदेशी आंदोलन में सब भाग लेते थे, क्रांतिकारी विप्लव लोग। तो कर्जन चाहते थे कि ये क्रांतिकारियों लोग को सपोर्ट ना मिले, इसलिए बंगाल को डिवाइडेड करना चाहते थे, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है। जब बंगाल डिवाइडेशन हो गया तो उसी टाइम कांग्रेस का बनारस सेशन हुआ था। कांग्रेस का बनारस सेशन, इस बनारस सेशन जो हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 24-25 डेट होगा। तो 1905 में ये बंगाल का डिवाइडेशन हुआ, उसका बाद ही ये कांग्रेस का सेशन हुआ। उसका जो अध्यक्षता किया था, प्रेसिडेंसी जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो बंगाल विभाजन है उसका कड़ा विरोध जताया कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ विरोध जताने से नहीं होगा, उस विरोध में एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन भी करना होगा। तो उस आंदोलन को चलाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, बहुत ही बड़ा मूवमेंट है ये। मूवमेंट जो है बंगाल विभाजन के बाद ही स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का जो ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ।
और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ICS ऑफिसर रह चुके थे और ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन भी किए थे। ठीक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ पीछे रहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने डायरेक्ट एक फेस्टिवल ही स्टार्ट कर दिया, रक्षाबंधन फेस्टिवल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को ब्लैक डे मनाने का निर्णय किया कि ये दिन हम लोग हिंदू मुस्लिम हमारे पूरे बंगाल को विभाजन कर दिए हैं, तो इस दिन हम लोग के लिए काला दिवस है, काला दिन। ठीक है। साथ ही साथ पूरे बंगाल में गली गली में हर बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान, जितने भी लोग हैं देश के नागरिक थे, बंगाल के नागरिक थे, सभी क्या किए हैं, हमारा जो वंदे मातरम का जो गीत है, उस वंदे मातरम का गीत को गाते हुए सभी सड़क में घूम रहे थे कि हम बंगाल को विभाजन नहीं करने देंगे। साथ ही साथ गंगा घाट में जाकर सब स्नान किया, पूजा पाठ अर्चना किए, सब अपने अपने धार्मिक मान्यता के द्वारा इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फैक्ट्स था। उसके बाद 1905 के बाद हम लोग का जो मेन डेट होता है वो है 1906। 1906 में बंगाल विभाजन हो चुका था। मुस्लिम लोग अब अपना एक पॉलिटिकल और रिलीजियस भी बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, एक रिफॉर्म चाहता था, एम्पावरमेंट चाहता था, इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो, एक एम्पावरमेंट चाहता था। तो मुस्लिम लोग भी एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे कांग्रेस की तरह जो मुस्लिमों का बात को उठाए अंग्रेजों के सामने। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका गठन इस समय कौन था? तो वायसराय चेंज हो चुका था। वायसराय थे लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। फाउंडर कौन कौन है मुस्लिम लीग के? आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों क्या है, हमारे इंडियन मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका गठन कहाँ हुआ था? वेन्यू कहाँ है? दक्का यानी ढाका। आज के समय में उसको हम लोग बांग्लादेश में है और ढाका। ठीक है, पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सब एक ही कंट्री के पार्ट थे, तो डक्का में हुआ था। अच्छा, जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया उसके बाद ही कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस ने कलकत्ता कांग्रेस सेशन। और कलकत्ता कांग्रेस सेशन का जो अध्यक्षता की थी उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांड, क्या डिमांड किया था? स्वदेशी वर्ड। ठीक है, स्वदेशी, कि हम लोग को स्वदेशी चाहिए। हाँ, हम लोग को एकदम स्वतंत्र चाहिए, स्वराज, स्वदेशी, स्वदेशी बोल सकते हैं या स्वराज बोल सकते हैं, स्वराज चाहिए हम लोग को। ठीक है। साथ ही साथ ये जो स्वदेशी है, स्वराज जो वर्ड है, ये स्वराज वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने यूज किया था। और कांग्रेस ने कब यूज किया है? तो कांग्रेस ने यूज किया है 1906 कलकत्ता सेशन में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक से भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बाद कांग्रेस यूज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1906 के बाद अब कांग्रेस में कुछ आंतरिक, इंटरनल कुछ मनमुटाव स्टार्ट हो गया था। जैसे एक कुछ बुजुर्ग लोग थे जो हम लोग के मॉडरेट के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ युवा पीढ़ी थे जो एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो था ये एक साथ ही काम करते थे कांग्रेस के भीतर, लेकिन फिर क्या था कि अब आता है प्रेसिडेंट को लेकर झगड़ा हो जाता है। जो युवा पीढ़ी के लोग थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए प्रेसिडेंट, और जो मॉडरेट किस्म के जो लोग थे वो हम लोग का रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। तो दोनों का बीच में प्रेसिडेंट को लेकर झगड़ा हो गया। जब प्रेसिडेंट को लेकर झगड़ा हुआ तो इसका जो ये पहले मीटिंग जो है ये पूना में होना चाहता था, लेकिन पूना जो कि बाल गंगाधर तिलक का अपना गढ़ है, अपना घर है, होम है, तो कांग्रेस कहा कि जिसका होम पुणे में है
वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। जो भी कैंडिडेट जहां से इलेक्शन लड़ेगा वहां उसका घर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से पुणे से इसको हटाकर सूरत में लेके जाएगा, क्योंकि सोचा कि सूरत में बाल गंगाधर तिलक का कोई सपोर्टर नहीं होगा, तो बाल गंगाधर तिलक आसानी से हार जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब इलेक्शन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक को भी बहुत सारा वोट मिला था, रासबिहारी बोस को भी बहुत सारा वोट मिला, और अंततः रासबिहारी बोस का ही विन करता है। ठीक है, वन करते हैं रासबिहारी घोष। तो रासबिहारी घोष कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। जैसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है रासबिहारी घोष, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो भाग होता है वो मॉडरेट कहलाता है, और एक जो भाग है वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाता है। मॉडरेट में हम लोग का बाल गंगाधर तिलक, मॉडरेट में गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हाँ, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग थे, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग थे। और एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये लोग थे। तो शॉर्ट में इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 1908 1908 में क्या होता है? 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी हुआ था। कब हुआ था? 30 अप्रैल। इस मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी को अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या था, थोड़ा सा घटना में चर्चा करता हूँ। एक मजिस्ट्रेट है जिसका पोस्टिंग अलीपुर में था। अब ये जो मजिस्ट्रेट है अलीपुर में पोस्टिंग थे, वो क्या करते थे, जो भी क्रांतिकारी उसके कोर्ट में पहुंचते थे, यानी न्यायालय में पहुंचते थे, सबको कठोर सजा देते थे। यानी किसी को फांसी में चढ़ा देना, किसी को उम्र कैद दे देना, किसी को देश से निकाल देना, यानी जितने भी क्रांतिकारी जाते थे सबको कठोर कठोर सजा देते थे। तो जो क्रांतिकारी लोग थे वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्से थे, खफा थे, तो बदला लेना चाहते थे। अचानक क्या हुआ कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कहाँ होता है? अलीपुर से मुजफ्फरपुर हो जाता है। अब मुजफ्फरपुर जब हो जाता है तब कुछ क्रांतिकारी जिनका नाम है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इन दोनों के नेतृत्व में, लीडरशिप में बम फेंका जाता है मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर। लेकिन अचानक क्या होता है, मतलब बाई चांस क्या होता है कि उनके गाड़ी में बम ना गिरकर किसी दूसरे गाड़ी में बम गिर जाता है, और ये दोनों पकड़े जाते हैं। जैसे ही पकड़े जाते हैं तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी मौके वारदात में ही क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और 11 अगस्त 1908 में क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और जो खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस को फिर फांसी में चढ़ाया जाता है, हैंग किया जाता है। खुदीराम बोस जो है ये हमारे मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के जो नौजवान थे उसको फांसी में चढ़ाया गया था 19 साल में। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और ये इसका बहुत फेमस गाना भी है, एक बार विदाई दे माँ घूरे हासी, हंसी हंसी पूर्व फांसी देखबे जोगतवासी। ये गाना बंगालियों के मन में आज भी बसा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं 1908 में कांग्रेस क्या कर रहा था। तो 1908 में कांग्रेस मद्रास कांग्रेस सेशन हुआ था। इनका अध्यक्ष कौन किया था? रासबिहारी घोष, वही मॉडरेट इंसान। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1909, अब देखिए बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन में बंगाल का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, बाइकॉट आंदोलन। छात्रों ने बहुत ज्यादा बाइकॉट किया, स्कूल कॉलेज, वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने अपना सरकारी जो हॉस्पिटल था वहां जाना छोड़ दिया। सभी लोग क्या किया, जो भी ब्रिटिश से बना हुआ सामान है उनका बाइकआउट कर दिया, विदेशी वस्तु को, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगा। तो ये जो आंदोलन है इसको स्वदेशी और बाइकआउट आंदोलन कहा जाता है। अब कुछ छात्र जो स्कूल कॉलेज में हंगामा कर रहे थे कि स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, बंगाल विभाजन रद्द करना चाहिए, तो कार्लाइल सर्कुलर बोल के एक मिशन हुआ था। कार्लाइल सर्कुलर क्या था कि एक एक्ट बनाया गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी हंगामा कहीं करते हुए पकड़ा गया जाता है तो उनका स्टूडेंट का जो तबका है, यानी जो उसका नाम है, उससे छीन लिया जाएगा और उसको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कार्लाइल सर्कुलर। 1909 में देखते क्या है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था। मॉर्ले कौन था? मॉर्ले जो था ये हमारा भारत का सचिव था, सेक्रेटरीट था, इंडियन सेक्रेटरीट। और मिंटो कौन था? मिंटो हम लोग भारत का वायसराय था। इसलिए मॉर्ले और मिंटो दोनों मिलकर एक रिफॉर्म्स लाए थे, भारत के लेजिस्लेचर के लिए एक रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है, अच्छा, इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट 3 भी बोलते हैं।
अब इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ 3 कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट और भी 2 आ चुके हैं। तो कब कब आए हैं? सबसे पहला जो आया था 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, नंबर 1। नंबर 2 आया था 1892 में। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या होता था, इस 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट में बहुत ज्यादा सीट भारतीयों को भी दिया गया। भारतीयों को सीट पहले से ही था, लेकिन अब और बढ़ाया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन में बहुत ज्यादा हंगामा हो चुका था, तो भारतीयों को लुभाने के लिए और भी ज्यादा सीट दिया गया। ठीक है, कि चलो हम सीट दे देते हैं, तो इसका वजह से थोड़ा जो आंदोलन है वो शांत हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय लोग का कुछ जो डिमांड था, जो कांग्रेस का डिमांड था, उसको अपनाया गया, लेकिन उस तरह से कामयाबी मिली नहीं। साथ ही साथ क्या किया, एक बहुत बड़ा इसमें रिफॉर्म हुआ था, जो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम लीग बनते ही साथ ही लोग डिमांड कर दिया था कि हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट का पावर मिलना चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे ही मुस्लिम लोग को पावर मिला, तो इससे क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम का जो है डिवाइडेशन चालू हो गया, यानी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चालू हो गया। ठीक है, पहला बात ये तो था। दूसरा क्या था, कर्नल वाइली का मर्डर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल वाइली, कर्नल वाइली जो था ये लंदन में था। ये भारत के पहले रह चुके हैं पद में, लेकिन ये रिटायर होकर लंदन जा चुके थे। तो मदन लाल जो धिंगरा थे, मदन लाल धिंगरा, ये इंडिया हाउस के मेंबर भी थे। मदन लाल धिंगरा लंदन में जाके इस कर्नल वाइली का मर्डर कर देता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, जैक्सन मर्डर केस। ये क्या है, अनंत काहनरे और नासिक, नासिक में हुआ था। अनंत काहनरे जो था वो अभिनव भारत के मेंबर थे। अभिनव भारत 1904 में गठन हुआ है अभिनव भारत का। और ये जो अभिनव भारत है, ये अभिनव भारत बीडी सावरकर ने इसका स्थापना किया था, और ये क्रांतिकारी गुट था। ठीक है, तो इस क्रांतिकारी गुट का जो मेंबर था अनंत कार ने, ये जैक्सन मर्डर केस का जैक्सन का मर्डर कर दिया था। तो नासिक में हुआ था, इसका केस चला, तो पकड़ाया। बीडी सावरकर जो लंदन में थे, इंडियन हाउस के मेंबर उस समय बने हुए थे, उनको वहां से पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद सेलुलर जेल भेजा गया, जो अंडमान निकोबार में है, सेलुलर जेल, यानी काला पानी की सजा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, लाहौर कांग्रेस सेशन। कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में, और जिसका अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय। उनका नाम है महामहिम मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया था। साथ ही साथ बनारस विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1910 इलाहाबाद कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो किया था उसका नाम था सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न, ये 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस सेशन का अध्यक्षता किया था। अब इसमें और 2 हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जो गांधी जी थे वो टोल्स्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में गठन किया था। टोल्स्टॉय फर्म क्या था कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, तो बहुत सारे अंग्रेज लोग जो है ना भारतीय लोगों को शोषण करते थे, भूखमरी से, बेरोजगारी से पीड़ित थे। तो उन बेरोजगारी और भूखमरी से बचाने के लिए गांधी जी ने एक फर्म का स्थापना किया था, आश्रम का, जिसका नाम है टोल्स्टॉय फार्म, टोल्स्टॉय आश्रम। ठीक है, अगला है हम लोग का अगला जो मैन है वो है कूदी आरसू, एक तमिल मैगजीन है, जिसका पब्लिशर जो है ईवी रामास्वामी पेरियार। इन्होंने कूदी आरसू को पब्लिश किया था। ईवी रामास्वामी जो है ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, और इसे पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 1905 से 1910 तक का हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम 1911 से लेकर 1915 तक के जो भी हिस्ट्री होंगे हमारा उसको देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप तक वो पहुंचे। ओके, थैंक यू, बाय।